एप्स्टीन फाइल में मुस्लिम दुनिया से जिस इंसान का नाम सबसे ज्यादा आया है वो कोई और नहीं बल्कि ये इंसान है। देखिए वैसे तो ये इस केस की अभी शुरुआत ही है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एप्स्टीन से जुड़े हुए और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल्स रिलीज होती ही रहेंगी। मगर अभी तक भी जो कुछ हमारे सामने आ चुका है उसमें मुस्लिम दुनिया से तो यही इंसान सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आता है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर लगातार जो एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें एप्स्टीन को किसी एक बंदे के साथ खड़ा हुआ देखा जा सकता है और ये दोनों ही लोग जमीन पर पड़े हुए एक कपड़े को देख रहे हैं, जो कपड़ा दरअसल किस्वा मतलब के गिलाफे काबा की एक रेप्लिका है। तो उस वायरल होने वाले फोटो में भी वो दूसरा बंदा कोई और नहीं बल्कि यही इंसान है। एप्स्टीन की फाइल्स के अंदर इस बंदे का नाम 1 2 4 5 100 नहीं बल्कि हजारों बार आया है। मगर फिर भी आप लोगों को इस नंबर से हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली हैरान कर देने वाली या ये भी कह सकते हैं कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकाल देने वाली चीज तो वो कहानी है कि जो हमको एप्स्टीन फाइल्स के जरिए से इस नाम के बारे में पता चलती है। अब इस बंदे के कारनामों पर नजर डालने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि आखिर ये बंदा है कौन। तो इस बंदे का नाम है सुल्तान अहमद बिन सुलेमान और इसका ताल्लुक है यूएई मतलब के यूनाइटेड अरब एमिरेट से। ये वहाँ का एक बिलियनर और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। इतना ज्यादा अमीर, ताकतवर और असरदार कि आप लोगों को इस बंदे की हमेशा से ही यूएई के जो हुक्मरान हैं उनके साथ तस्वीरें मिल जाएंगी, उनके साथ ये स्टेज पर मिल जाएगा और बाकी भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में होने वाले जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनके स्टेजेस पर भी ये आप लोगों को स्पीच देता हुआ नजर आ जाएगा। ये बंदा डीपी वर्ल्ड नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी का लॉन्ग टाइम सीईओ और चेयरमैन रहा है। ये मल्टीनेशनल कंपनी के जो दुबई से ताल्लुक रखती है, ये पोर्ट्स या इससे जुड़ी हुई जो बाकी चीजें हैं उनको ऑपरेट करती है। अब अगर इब्ने सुलेमान के एप्स्टीन के साथ कनेक्शन पर नजर डाली जाए तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2007 के आसपास में ये दोनों कनेक्शन में आ चुके थे, क्योंकि अभी तक रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट से ये क्लियरली पता चल रहा है कि 2008 और 9 के दौर से लेकर 2017 और 18 के दौर तक लगातार ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहे थे। ईमेल्स के जरिए से ये भी पता चलता है कि इन दोनों की सिर्फ जान पहचान ही नहीं थी, बल्कि एप्स्टीन और इब्ने सुलेमान तो एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। मिसाल के तौर पर घर के किचन में ली गई इस तस्वीर से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दोनों कितने क्लोज फ्रेंड थे। सबसे पहले अगर इस फोटो से ही स्टार्ट करें कि जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं और जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके अंदर एप्स्टीन और उसके क्लोज फ्रेंड मतलब सुल्तान को देखा जा सकता है कि दोनों अपनी जेब में हाथ डालकर खड़े हुए हैं और जमीन पर पड़े हुए एक कपड़े को बड़ी ही गौर से देख रहे हैं। ये वो कपड़ा है कि जो सुल्तान अहमद बिन सुलेमान की तरफ से अपने दोस्त एप्स्टीन को गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि ये गिफ्ट के तौर पर दिया गया कपड़ा कोई मामूली कपड़ा नहीं है, बल्कि ये तो वो कपड़ा है कि जो इस्लाम की सबसे पवित्र सबसे मुकद्दस इमारत मतलब काबे के ऊपर डाला जाता है, जिसको गिलाफे काबा या फिर हम किस्वा कहते हैं। और यहाँ पर शर्मनाक बात यह है कि न सिर्फ इस बंदे की तरफ से एप्स्टीन जैसे दोस्त को इस चीज को गिफ्ट किया गया, बल्कि एप्स्टीन ने भी इसको कालीन के तौर पर इस्तेमाल कर रखा है। हालांकि बाद में बहुत सारे सऊदी अरबिया से जुड़े हुए अकाउंट्स ने यह सफाई देते हुए कहा कि ये ओरिजिनल किस्वा नहीं है, शायद उसका रेप्लिका है। मगर फिर भी इन लोगों के ऊपर भरोसा करते हुए अगर ये मान भी लिया जाए कि ये एक रेप्लिका है, ये उसकी कॉपी है, तब भी बात का मतलब तो नहीं बदलता है, क्योंकि कॉपी भी तो गिलाफे काबा की ही है, जिसको या तो फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया होगा या फिर इसी तरह के ही किसी मुकद्दस मकसद के लिए बनाया गया होगा। अब यहाँ पर अगर आप में से किसी के भी दिमाग में एक बार को भी ये ख्याल आ रहा है कि मुमकिन है कि सुल्तान को उस वक्त तक एप्स्टीन की हकीकत के बारे में ना पता हो, तो यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि 2008 में एप्स्टीन के बारे में वो सब कुछ कंफर्म हो चुका था कि जो आज हम सुनते रहते हैं। मतलब 2008 में ही ऑफिशियली पूरी दुनिया जान चुकी थी कि एप्स्टीन क्या करता है। जबकि इस कपड़े को लेकर रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि सुल्तान की तरफ से एप्स्टीन को ये कपड़ा 2017 के आसपास में दिया गया था। और साथियों ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इन दोनों के बीच ईमेल्स के थ्रू जो कुछ बातचीत होती रही थी वो आप लोगों के कानों से धुआं निकाल देने के लिए काफी है। एप्स्टीन की तरफ से 24 अप्रैल 2009 को सुल्तान की तरफ एक मैसेज भेजा गया जिसमें वो कह रहा है कि अरे तुम कहाँ हो, क्या तुम ठीक हो, मैंने टॉर्चर वाली वीडियो को काफी पसंद किया। अब यहाँ पर एप्स्टीन सुल्तान से किस तरह की टॉर्चर वाली वीडियो की बात कर रहा है ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सुल्तान इन बीच के सालों में कई बार जेफरी एप्स्टीन के घर पर जाता रहा था। इन दोनों के बीच ईमेल्स के थ्रू जो बातचीत होती रहती थी वो बातचीत किस तरह की थी, ये क्या बातें करते थे, उनमें से ज्यादातर चीजें तो यहाँ पर बताई ही नहीं जा सकती हैं। अब जब ईमेल्स में होने वाली बातचीत का ही यही हाल है तो घर वगैरह पर क्या होता होगा इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हैं। लीक होने वाले ईमेल्स बताते हैं कि सुल्तान लंबे वक्त तक दुनिया के अलग अलग इलाकों की लड़कियों के साथ जो उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो एप्स्टीन के साथ शेयर करता रहा। एक जगह पर वो एप्स्टीन को मैसेज करते हुए लिखता है कि वो 100% रशियन लड़की का सैंपल अपने प्राइवेट यॉट पर देखने
के लिए जा रहा है। जबकि एक दूसरे मैसेज में सुल्तान की तरफ से एप्स्टीन को बताया जा रहा है कि मोल्डोवा वाली और यूक्रेन वाली लड़कियां आ चुकी हैं, मगर अफसोस मोल्डोवा वाली उतनी खूबसूरत नहीं है कि जितनी वो पिक्चर में नजर आ रही थी, जबकि यूक्रेन वाली बहुत खूबसूरत है। इस पर एप्स्टीन की तरफ से उसको रिप्लाई देते हुए कहा गया कि शायद मोल्डोवा वाली ने फोटोशॉप के जरिए से अपने लुक को इनहेंस किया है। साथियों, इन दोनों के बीच ये जो लंबे वक्त तक ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट रहा था, बातचीत होती रही थी, इसमें सैकड़ों ऐसे ईमेल्स हैं कि जिनमें बस इसी तरह की बातचीत हो रही है। मतलब किसी में तो सुल्तान एप्स्टीन को किसी गंदी वीडियो का लिंक या उसकी फाइल भेज रहा है, तो किसी में यही सुल्तान एक ऐसी औरत की पूरी बॉडी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जिससे वो मिलने के लिए पेरिस गया था, कि उस लड़की की एज क्या थी, बालों का कलर क्या था, आंखों का कलर क्या था और बॉडी के कौन कौन से पार्ट का क्या क्या साइज था। अब क्योंकि ये दोनों काफी क्लोज फ्रेंड थे, तो इन दोनों के बीच में इन तमाम गंदी चीजों के अलावा बिजनेस को लेकर भी बातचीत होती रहती थी। कभी बिजनेस से रिलेटेड कोई प्लानिंग, तो कभी कोई पैसों का लेन देन। यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज जानना भी जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों से इंडिया के मीडिया में ये जो आप सुन रहे हैं कि अनिल अंबानी का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आया है, तो दरअसल रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 2017 में अनिल अंबानी को एप्स्टीन से इंट्रोड्यूस करवाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि यही सुल्तान था। अब जैसे ही पिछले कुछ वक्त से धीरे धीरे सोशल मीडिया के ऊपर सुल्तान से जुड़े हुए ये तमाम ईमेल्स, ये तमाम पिक्चर्स वायरल होने शुरू हुए, तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। हंगामा मचना भी था क्योंकि सुल्तान कोई आम इंसान तो है नहीं, बल्कि यूएई का जो सिस्टम है, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उनसे काफी क्लोज है। शुरू में तो कई दिनों तक यूएई की हुकूमत की तरफ से इस पूरे मामले पर खामोशी ही नजर आई, जबकि यूएई के बाहर पूरी दुनिया में गदर मचा हुआ था। मगर अब के जब कई दिन गुजर चुके हैं, तो 13 फरवरी को अचानक से ये खबर आ रही है कि जिस कंपनी का ये बंदा चेयरमैन हुआ करता था, अब उस पोजीशन से इसको रिप्लेस कर दिया गया है और इसको हटाकर एक नए बंदे को बैठा दिया गया है। जाहिर है शुरू में लगातार खामोश रहने वाली यूएई की हुकूमत को ये सब कुछ उस बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से करना पड़ा होगा कि जो सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। याद रहे कि जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था कि एप्स्टीन के केस में ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाले दिनों में धीरे धीरे इस केस से रिलेटेड और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स वगैरह रिलीज होती रहेंगी। और देखने वाली बात ये होगी कि इसकी चपेट में कौन कौन आएगा, क्योंकि अभी जब पूरी फाइल्स में से सिर्फ कुछ % फाइल्स ही रिलीज की गई हैं, तो मानो दुनिया के कई इलाकों की राजनीति हिल चुकी है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखिए। इस लेडी का नाम है गिलेन मैक्सवेल और इसकी पहचान है मौजूदा दौर में दुनिया के अंदर सबसे गंदे, घिनौने और पूरे काम करने वाले इंसान, मतलब कि जेफरी एप्स्टीन की एक्स गर्लफ्रेंड होना। अब वैसे तो आप लोगों ने अभी तक जेफरी एप्स्टीन के बारे में तो बहुत कुछ सुन लिया होगा, लेकिन आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इस पूरे मामले में जितना बड़ा गुनाहगार खुद जेफरी एप्स्टीन है, उतनी ही बड़ी गुनाहगार, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे मामलों में तो उससे भी ज्यादा बड़ी गुनाहगार ये लेडी है। एक औरत होने के बावजूद भी इसने दूसरी औरतों के साथ, इवन छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी जो कुछ किया है वो हम लोगों की सोच से भी दूर है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि आजकल ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो ये दावा करते रहते हैं कि ये जो जेफरी एप्स्टीन था, ये जो कुछ भी किया करता था, ये सब कुछ इसराइल के लिए किया करता था, ये दरअसल अंदर ही अंदर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ही बंदा था। तो इस तरह के दावे करने वाले लोग भी जब अपने इन दावों को साबित करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज या चीजों को पेश करते हैं, तो उन चीजों में सबसे पहली चीज दरअसल यही औरत होती है। अब जेफरी एप्स्टीन की इस गर्लफ्रेंड का आखिर वो कौन सा इजरायली कनेक्शन है कि जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हमेशा सबसे ज्यादा बात होती है? आखिर असल में ये लेडी है कौन? इसके वो कौन से बड़े और खतरनाक गुनाह हैं कि जिसको सुनकर इंसान कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाता है? ये सारी ही चीजें जानेंगे, मगर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल कि जिस पर हम करंट अफेयर्स और मेनली मिडिल ईस्ट की न्यूज वगैरह कवर करते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं, या यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो हमारी कहानी का आगाज होता है 1961 से कि जब फ्रांस के अंदर इस लेडी का जन्म हुआ था। इस लेडी के फादर का नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल, कि जो ब्रिटेन के अंदर एक बड़े पब्लिशिंग हाउस के मालिक और सांसद तो थे ही, इसके अलावा भी पूरे ब्रिटेन के अंदर उनका काफी असर रसूख था। जहाँ तक सवाल है गिलेन मैक्सवेल का, तो ये अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और शुरुआती दिनों से ही ये बहुत ही आलीशान माहौल में रही। जिस जगह पर या जिस माहौल में गिलेन मैक्सवेल की परवरिश हो रही थी, वो कुछ ऐसा था कि वहाँ के बड़े बड़े महलों में जो पार्टीज हुआ करती थी, तो वहाँ पर ब्रिटेन के मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग या बाकी सेक्टर से भी जुड़े हुए जो असरदार लोग थे, वो सब पहुंचा करते थे। शायद इस चीज ने भी गिलेन मैक्सवेल के ऊपर वो असर डाला होगा कि जो हमको मैक्सवेल की बात की जिंदगी में दिखाई देता है। तो मुद्दे की बात यह है कि वक्त के साथ ये अपने फादर रॉबर्ट मैक्सवेल की सबसे प्यारी और लाडली औलाद बन गई थी। फादर गिलेन मैक्सवेल की जबान से निकली हुई हर इच्छा पूरी किया करते थे, और प्यार इतना था कि रॉबर्ट मैक्सवेल का जो अपना एक प्राइवेट जहाज था, उस प्राइवेट शिप का नाम भी अब रॉबर्ट मैक्सवेल ने अपनी इसी बेटी के नाम पर लेडी गिलेन रख दिया था। बताया जाता है कि गिलेन मैक्सवेल पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी, इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गई थी, मगर
मगर इसी दौर में ही इसने दिमागी तौर पर बड़ी तेजी के साथ बदलना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उस दौर के ग्लेन मैक्सवेल के कई दोस्त इंटरव्यूज में ये बता चुके हैं कि उस दौर में ग्लेन मैक्सवेल का अब सारा का सारा फोकस दुनिया के अमीर, असरदार और ताकतवर लोगों पर होता था। वो हमेशा इसी जुनून में लगी रहती थी कि कैसे किसी भी महफिल में सबसे अमीर, ताकतवर और असरदार इंसान को पहचाना जाए और फिर उससे कनेक्शन बनाए जाए, मतलब किस तरह से उसके करीब आया जाए। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि 1991 में उस वक्त ग्लेन मैक्सवेल की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया कि जब रॉबर्ट मैक्सवेल, मतलब के जो फादर थे, उनकी अपने ही जहाज से गिरने और फिर पानी में डूब जाने की वजह से मौत हो गई। फादर की मौत के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़कर अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंच गई। वैसे दोस्तों, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी लोग जेफरी एप्स्टीन और इसकी इस गर्लफ्रेंड का इजराइल की खुफिया एजेंसी से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो इस कनेक्शन में जो सबसे मेन कड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि ग्लेन मैक्सवेल के यही फादर रॉबर्ट मैक्सवेल हैं, कि जिनके बारे में हमेशा से ये दावा किया जाता है कि यहूदी बैकग्राउंड रखने वाले रॉबर्ट मैक्सवेल के जो थे तो ब्रिटेन में, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी इजराइल की पूरी जिंदगी में काफी मदद की। इतनी ज्यादा मदद कि ब्रिटेन में रहने वाले आम इंसान के कान खड़े हो जाते हैं। इनके ऊपर न सिर्फ ये इल्जाम लगता है कि इन्होंने मीडिया के जरिए से इजराइल को काफी फायदा पहुंचाया, बल्कि इजराइल के अंदर काफी अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट किया, और तो और इनके ऊपर इजराइल का एक जासूस होने का भी इल्जाम लगता है। बहुत सारे लोग और भी आगे बढ़ जाते हैं और फिर ये दावा करते हैं कि 1991 में जो अचानक से इनके अपने ही जहाज से गिरकर और फिर डूबकर इनकी मौत हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था। और फिर इनकी मौत के फौरन बाद ग्लेन मैक्सवेल का न्यूयॉर्क पहुंचना और वहां पर बिल्कुल शुरू से ही एक आलीशान जिंदगी गुजारना और फिर एक ऑर्गेनाइज वे में ये सब कुछ करना, इस चीज को भी फिर इजराइल वाली उन्हीं थ्योरी से लिंक कर दिया जाता है कि जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मतलब जो रॉबर्ट मैक्सवेल के बारे में है। अब सोशल मीडिया पर घूमने वाली ये सारी थ्योरीज कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, ये हमको जरूर पता है कि ये जो रॉबर्ट मैक्सवेल थे, ये इजराइल के वाकई बहुत करीब थे। इजराइल इनको अपने लिए हद से ज्यादा खास समझता था और इसका सबूत उस वक्त भी देखने को मिला कि जब इनकी मौत हुई थी, क्योंकि इनका फ्यूनरल, मतलब जो भी इनकी आखिरी रस्में थी, वो कहीं और नहीं बल्कि इजराइल के अंदर ही हुई थी, और वो भी बहुत बड़े लेवल पर। इनके फ्यूनरल के अंदर इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मौजूदा रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, अपोजिशन पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, और तो और इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़े हुए भी 6 ऐसे लोग शामिल हुए थे कि जो या तो उस वक्त इजराइल की खुफिया एजेंसी में सबसे ऊंचे पदों पर थे या फिर पहले कभी रह चुके थे। तो किसी एक बंदे के फ्यूनरल में इजराइल के लगभग सभी ताकतवर लोगों का इस तरह से आ जाना पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था। दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल जब अपना घर छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हुई, न्यूयॉर्क पहुंची, तो वहां पर उनकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से हुई, और उसके बाद ही धीरे धीरे वो पूरा खेल शुरू हुआ कि जिसकी परतें जब आज खुल रही हैं तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लेन मैक्सवेल ने जब अमेरिका में रहना शुरू किया था तो शुरुआती दिनों में ही एक ऐसे आलीशान और महंगे इलाके में बंगला खरीदा था कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक आलीशान घर मौजूद है। और फिर यहीं से ही ग्लेन मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टीन ने एक ऐसा नेटवर्क बनाना शुरू किया था कि जिस नेटवर्क के तहत फिर उन लोगों ने दुनिया के अमीर, असरदार और ताकतवर लोगों को अपनी मुट्ठी में करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन जैसे चाहे बड़े नेता हों, बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसे व्यापारी या दुनिया के अमीर लोग हों, स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े साइंटिस्ट हों, या फिर प्रिंस एंड्रयू जैसे किसी रॉयल फैमिली के मेंबर हों, ये सारे के सारे लोग ही इन दोनों के सर्कल में आ चुके थे। अब अगर गुनाहों की दुनिया पर नजर डालें और खास तौर से ग्लेन मैक्सवेल की ही बात कर लें, तो 1994 से ही इस लेडी ने जेफरी एप्स्टीन के लिए नाबालिग लड़कियों का इंतजाम करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यही वो लेडी थी कि जो जेफरी एप्स्टीन के लिए कम उम्र लड़कियों को, और उसमें भी खास तौर से नाबालिग लड़कियों को अरेंज किया करती थी। अलग अलग इलाकों से ये कम उम्र नाबालिग लड़कियों को ढूंढा करती थी, उनको बहलाती फुसलाती थी, फिर उनको ग्रूम किया जाता था और उसके बाद जेफरी एप्स्टीन तक लाया जाता था। जेफरी एप्स्टीन के जो क्लाइंट्स हुआ करते थे उन तक भी इन बच्चियों को पहुंचाने का काम इसी के जिम्मे था। मैक्सवेल की तरफ से खास तौर से उन बच्चियों को टारगेट किया जाता था कि जो मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली से ताल्लुक रखा करती थी और जिनको पैसा चाहिए होता था। पहले उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए जाते थे और उसके बाद फिर ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से उन बच्चियों के साथ स्टॉक की जाती थी, ताकि वो मैक्सवेल के साथ न सिर्फ कंफर्टेबल हो जाएं बल्कि साथ ही साथ इस चीज को नॉर्मल समझने लगें। और तो और इतनी तैयारियों और ट्रेनिंग के बाद भी जब इन बच्चियों में से किसी को एप्स्टीन के सामने पहली बार लाया जाता था तो उस पहली मुलाकात में एक भरोसे के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल भी वहां पर मौजूद हुआ करती थी। 2005 में जब इस पूरे मामले का पहली बार भांडा फूटा था तो शुरुआती जांच में ही पुलिस ने कुछ कॉमन चीजें नोटिस की थी। वो कॉमन पैटर्न ये था कि शुरू से ही ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से जिनको भी टारगेट किया जा रहा था वो बच्चियां नाबालिग थीं, इसके अलावा हद से ज्यादा गरीब फैमिली से थी, मतलब उनको एक्स्ट्रा खर्चों के लिए, शौक पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मनी चाहिए थी। इसी चीज का ही मैक्सवेल की तरफ से फायदा उठाया गया था। ज्यादातर बच्चियों को तो इस पूरे मामले का पहली बार पता उनके स्कूल या फिर कॉलेज में चला था, मतलब उनकी अपनी खुद की ही किसी दोस्त की तरफ से ये बताया गया था कि पाम बीच पर एक बंगला है, वहां पर एक बंदा रहता है जो सिर्फ मसाज के लिए $200 देता है। इसके बाद अगर कोई लड़की राजी हो जाती थी तो उसको उसके दोस्तों के द्वारा ही उस बंगले में छोड़ दिया जाता था, जहां पर एप्स्टीन उनके साथ गलत काम करता और वापसी के वक्त सिर्फ उनको डॉलर्स ही नहीं दिए जाते बल्कि ये ऑफर भी दिया जाता कि अगर तुम कॉलेज की किसी और लड़की को यहाँ पर
पर लाने के लिए राजी कर लेती हो तो तुमको इसका कमीशन मिलेगा। मतलब ये इन लोगों का अपना नेटवर्क फैलाने का तरीका था और इन तमाम मामलों में जिसका सबसे अहम किरदार हुआ करता था, मतलब जो इस पूरे मंसूबे का मास्टरमाइंड हुआ करता था, वो कोई और नहीं बल्कि यही ग्लेन मैक्सवेल थी। अब साथियों, इस पूरे केस में आगे क्या क्या होता रहा और खुद एप्स्टीन की भी पूरी कहानी क्या थी, ये तो आप लोग हमारी एक पिछली वीडियो में जान ही चुके हैं। अब क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक तो यही लेडी है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो फिर एक बड़ा मोड़ 2018 और 19 के दौर में आया कि जब आखिरकार हद से ज्यादा दबाव के बाद जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार कर ही लिया गया। मगर गिरफ्तारी के कुछ हफ्ते के बाद ही जैसा कि हम जानते हैं कि जेल के अंदर एक मिस्टीरियस वे में जेफरी एप्स्टीन की मौत हो गई थी। अब ये वो दौर था कि जब पूरी दुनिया में जेफरी एप्स्टीन की तो काफी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन ये जो लेडी थी, मतलब कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, ये इस पूरे मामले से बिल्कुल गायब थी। और इस गायब रहने की एक वजह भी थी, और वो वजह ये थी कि 2012 और 13 के दौर से ही ये जो ग्लेन मैक्सवेल थी, ये जेफरी एप्स्टीन से अलग रहने लगी थी। मतलब इन लोगों का जो भी रिश्ता था वो शायद उसी वक्त से टूट चुका था। मगर अब क्योंकि जेफरी एप्स्टीन का जो केस था वो पूरी दुनिया में छा चुका था और उसकी अजीबोगरीब हालत में मौत भी हो चुकी थी, जिस मौत से दुनिया के सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, तो इसीलिए अब अचानक से दुनिया वालों की नजर इस लेडी पर गई। 2020 में एक आलीशान बंगले से ग्लेन मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। इस पूरी कानूनी कार्रवाई में ग्लेन मैक्सवेल को कोर्ट की तरफ से गुनाहगार माना गया और 2022 में 20 साल की सजा सुनाई गई। ग्लेन मैक्सवेल अभी भी जेल के अंदर वही सजा काट रही है। मगर दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में अब ये जो एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज होना शुरू हुई हैं, इसके बाद तो इस लेडी से जुड़ी हुई जो हैरान कर देने वाली चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, वो इस तरह की हैं कि जिसको ना तो यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से यहाँ पर बयान किया जा सकता है और ना ही शायद आप लोग सुन सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय है कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।